बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, गजा एक बार फिर कयामत खेज मनाजिर पेश कर रहा है। इजरायली बमबारी से दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। घरों और इमारतों के ढांचे जमीबोस हो चुके हैं। रफा में होने वाले धमाके ने काबिज फौज के 4 एहलकारों की जान ली है और 3 को शदीद जख्मी किया। इसके जवाब में इजराइल ने ऐलान किया कि गजा शहर पर कब्जे के लिए कार्रवाइयों का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। अलमवासी को अगरचे महफूज इंसानी जोन करार दिया गया, लेकिन वहां भी हमले किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 10 लाख आबादी में से तकरीबन 4,80,000 लोग अगस्त के बाद से बेघर हो चुके हैं। इदारे ने खबरदार किया है कि गजा की आखिरी सहूलियात भी तबाह हो रही हैं। कहर और ग़िज़ाई किल्लत बढ़ रही है और इंसानी अलमिया हर लम्हे संगीन तर होता चला जा रहा है। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के सामने साबिक अमरीकी फौजी जोसेफिन गैल्बो ने एहतजाज करते हुए कहा कि यह सिर्फ फलस्तीन की नाकामी नहीं, ये हम सब की नाकामी है। दूसरी जानिब अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में एक बार फिर जंग बंदी की करारदाद को वीटो कर दिया है। दुनिया के बेशतर मुमालिक अमन के साथ खड़े हुए, लेकिन वाशिंगटन के फैसले ने उम्मीदों को धुंधला दिया। यह छठी मर्तबा है कि अमरीका ने फलस्तीनी अवाम के हक में आने वाली करारदाद को मुस्तरद किया। 15 में से 14 मुमालिक ने करारदाद की हिमायत की, जिनमें से भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की मजम्मत और इमदाद पर आयद पाबंदियां उठाने का मुतालिबा करने वाले मालिक शामिल थे। अमरीका का मौक़िफ़ है कि करारदाद इजराइल के दिफा के हक को तस्लीम नहीं करती, लेकिन नाक़िदीन इसे इजराइल के एहतसाब से बचाने का अमल करार देते हैं। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो मौत और तबाही की बदतरीन सतह है। उनका कहना है कि दुनिया को इजराइल से डरना नहीं चाहिए और ये आलमी बरादरी को मुतहर्रिक करने का मौका है। उनके मुताबिक फलस्तीनी अवाम भूख, बीमारी और पनाह के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, लेकिन अब खामोशी मजीद नाकाबिल कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह भी कहा कि गजा शहर में खुराक की शदीद किल्लत है, जबकि हालिया तहकीकात में इजराइल पर नस्लकुशी के इल्जामात भी आयद हुए हैं। तल अबीब इन इल्जामात को गलत करार देते हुए इसे मुस्तरद कर जाता है। रफा के धमाके के बाद इजरायली फौज के मारे जाने वाले एहलकारों की तादाद 469 तक जा पहुंची है, लेकिन इसके बावजूद गजा पर इजरायली यलगार जारी है और शहर पर कब्जे की कोशिश ने दुनिया भर में गमो गुस्से को भड़का दिया है। ख्याल रहे कि चंद रोज कबल ही अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 144 ममालिक ने 2 रियासती हल के हक में वोट दिए कर यह पैगाम दिया था कि फलस्तीन की जद्दोजहद रायगा नहीं जाएगी और अमन की उम्मीद अब भी बाकी है। सवाल यही है कि क्या इंसाफ कभी बारूद की आवाज को शिकस्त देगा और कब गजा की तारीक रात खत्म होगी। इस पूरे मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डायड फैसल शाह साहब ने। फैसल शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फैसल शाह साहब, अगर देखा जाए 14 मुमालिक अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म, वहां पर गजा के हक में करारदाद पेश की जाती है और उसके अंदर यह भी शामिल होता है उस करारदाद के एक नुक्ते में कि हमास के जो कैदी हैं वो रिहा किए जाएं और इजराइल वापसी उनकी मुमकिन बनाई जाए। लेकिन इस सब के बावजूद अमेरिका की जानिब से उसे वीटो कर देना, ये कब तक चलता रहेगा और इसका नुक्ता अंजाम क्या होगा? बहुत शुक्रिया यासिर, मुझे प्रोग्राम में लेने का। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है। देखिए, ये समझने की जरूरत है कि इजराइल ये सब कुछ कर क्यों रहा है। क्या वो अकेले ये सब कुछ कर सकता था? इतने ममालिक से जंग और गजा में इतने दिनों तक ये सारी मार कुटाई और कत्लो गारत वो कर सकता था? तमाम दुनिया से उसकी मुज़ाहमत हो रही है, उसकी कंडेमनेशन हो रही है, उसके बावजूद वो इस रास्ते पे चला जा रहा है और बल्कि बरमला कह रहा है कि मैं इस पे आगे चलता रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके पीछे पुष्पनाई पे कोई है, उसकी पुष्पनाई पे जाहिर बात है कि अमेरिका खड़ा हुआ है और अमेरिका की सपोर्ट के साथ वो ये सारे काम कर रहा है। यानी आप ये देखिए कि इजराइल ने तमाम ह्यूमैनिटेरियन लॉज, इंटरनेशनल सिस्टम्स, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, उन सबको पामाल कर दिया। उसने ये पैगाम दुनिया को दे दिया है कि मेरा इंटरेस्ट सुप्रीम है हर चीज के ऊपर, और अगर मैं समझता हूं कि मैंने ये काम करना है, गजा के लोगों को मारना है, हमास के लोग अगर किसी और खुद मुख्तार मुल्क में मौजूद होंगे वहां जाके अटैक करना है, तो ये मेरा हक है और मैं इसको बरमला इसको मैं पूरा करूंगा। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है और उसको वाकई कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर आशीर्वाद है अमेरिका की। तो आप जितने रेजोल्यूशंस पास कर लें, आप जितनी स्टेटमेंट्स दे दें, आप जितने एक्शंस का अनाउंसमेंट कर दें,
आप जितनी कंडेमनेशन कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक कि अमेरिका बहादुर उसके साथ खड़ा है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि अभी तक अगर इजराइल को देखा जाए, इजराइल ने अपनी बम्बार्डमेंट में इजाफा कर दिया जनूबी लबनान में भी, और इजराइल अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिव कर रहा है और वो मशरक़ वस्ता पे निगाह रखे हुए हैं, और कहा यह जा रहा है कि इस साल के आखिर या अगले साल के शुरू में वो अपने ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ेगा। अगर ये सिचुएशन होती है तो फिर रिटेलिएशन कहां से देखने को मिलेगी? देखिए, ये सिचुएशन तो मेरा ख्याल है कि आया हो चुकी है कि वो अपने ग्रेटर इजराइल के प्लान पे कारबंद है, और ये जो कतर पे उसने हमला किया था ये उसकी एक बड़ी अहम कड़ी है। कतर एक बड़ा खुद मुख्तार मुल्क है, जाहिर बात है, और अमेरिका का हलीफ है, इजराइल का भी दोस्त है, और एक सालसी का किरदार कतर कई सालों से निभा रहा है, और उसने कई मुकामात पे सालसी करवाई है, अफ्रीका में भी, तालिबान अमेरिका के दरमियान भी, अभी गजा और ये हमास और इजराइल के बीच में भी वो सालसी करवा रहा था। तो उस जैसे मुल्क को इजराइल ने नहीं छोड़ा है और उस पे अटैक किया है इस बेस पे कि जहां पे हमास की लीडरशिप मौजूद है। तो ये जो ग्रेटर इजराइल का प्लान है ये तो बिल्कुल आया हो चुका है। इससे पहले आप देख लीजिए कि सीरिया पे, लेबनान पे, ईरान पे उसने अटैक किया, और इस ग्रेटर इजराइल में बहुत सारे अरब ममालिक हैं, मिडिल ईस्ट के अरब ममालिक हैं जो कि जिनका एरिया इसमें आता है। तो इजराइल बिल्कुल उस रास्ते पर कारबंद है, और उसके हक में ये वो समझता है कि ये बेहतर है कि वो ये जंग ना रोके, क्योंकि अगर वो ये जंग रोक देगा इसका मोमेंटम कम हो जाएगा, तो फिर जाहिर बात है कि जो उसका अल्टीमेट एम है और ऑब्जेक्टिव है ग्रेटर इजराइल बनाने का, वो खत्म हो जाएगा, वो उस तक नहीं पहुंच सकेगा। और उसके इस प्लान में ये बदकिस्मती है कि अमेरिका जैसी ताकत जो कि इस चीज को फिलफौर रोक सकती है, जो कि ये दावा करते हैं कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप के जी मैं दुनिया में जारी जंगों को रोकूंगा, कत्ल गारत को रोकूंगा। एक खित्ते में वो जंग रुकवाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे कत्ल गारत हो रहा था जिसकी वजह से मैंने ये जंग रुकवाई है, लेकिन जो गजा में हो रहा है अक्टूबर 2023 से, उसको तो वो नहीं रुकवा रहे हैं, उसको तो वो नहीं इजराइल को लगाम दे रहे हैं उसके लिए। तो ये एक अजीब सी आप समझिए कि तजाद है उनकी पॉलिसी। सर, ये इसी तजाद के बारे में मजीद बात करते हैं, हमें इसी बीच में कर चुके हैं साबिक सफीर जलील अब्बास जिलानी साहब। जिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिलानी साहब, फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। एडमिरल साहब का ये मानना है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो जंगें इजराइल ने खोल रखी हैं वो अपने वो फ्रंट्स बंद नहीं करेगा क्योंकि ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा नहीं होता। लेकिन अगर वो करारदाद देखी जाए जो वीटो की है अमेरिका ने, अमेरिका उसके अंदर उज़र ये उठाता है वीटो करते हुए कि इससे अमन मुज़ाकरात जो हैं वो सबूताज हो जाएंगे अगर ये करारदाद मंजूर हो गई। अगर दोहा वाला मामला देखें, दोहा से बेदखली का कह दिया गया था कतर गवर्नमेंट की जानिब से हमास को एक अरसा पहले। टर्की के अंदर से भी ये कहा गया था, बाकायदा तौर पे अमेरिका ने ये कहा कि नहीं, आप इन्हें यहां पे रखें, यहां पे इनके साथ मुज़ाकरात होंगे। वहां पे बजिद होके रखवाया गया, फिर उनके ऊपर हमला करवाया गया। तो ये कौन से मुज़ाकरात हैं, ये कौन सी पॉलिसी है जो अमेरिका लेके आगे बढ़ना चाहता है? जी, मैं तो ये समझता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से इसराइल बिहेव कर रहा है, वो तो एक बहुत ही एक क्रिमिनल रोल अदा कर रहा है गजा में भी और मिडिल ईस्ट के अंदर भी। जिस तरीके से उन्होंने गजा में उन्होंने तबाही मचाई, वहां पे जेनोसाइड कमिट किया, वहां पे सारी की सारी बच्चों को शहीद किया, औरतों को, बूढ़ों को शहीद किया। तो ये एक क्रिमिनल एक्ट था जिसके लिए आपको मालूम होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी उसको एक क्रिमिनल डिक्लेयर करवाया और उसको वॉर क्राइम का मुरतब करार किया। इसी तरीके से कतर में भी जिस तरीके से इजराइल ने बिहेव किया है, उन्होंने अटैक किया है, मैं समझता हूँ कि वो एक लम्हा फिक्रिया था, ना सिर्फ इस्लामी दुनिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और ये आप सही कह रहे हैं कि उनको सपोर्ट तो हासिल है और वीटो भी ये हुआ है, जो कि बहुत, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बदकिस्मती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो कुर्बानियाँ दी हैं वहाँ के गजा के फ़लस्तीनियों ने, वो भी मेरे ख्याल में रायगा नहीं जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अभी आप देखेंगे कि चंद हफ्ते, अभी कुछ दिनों की ही बात है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर जो
जो बेशतर जो यूरोपीय ममालिक हैं वो एक एक फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पे वो रिकग्नाइज करने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ जो सा है वो जो इसराइल के इक़दामात की वजह से हुआ है, उसकी एक तनकीद जारी है पूरी दुनिया में, उसकी जो मुखालफत की जा रही है उसका ये नतीजा होगा। और जो कुर्बानियाँ दी हैं अपने हमारे फ़लस्तीनी भाइयों ने गजा में ख़ास तौर पे, ये उसका नतीजा है। सही। फैसल शाह साहब, आप क्या समझते हैं अब्राहम अकॉर्ड को लेके जिस साथ बिछाई गई थी, क्या अब वो लपेट दी जाएगी? वो मंजरनामा खत्म हो चुका, अब उन ममालिक के इरादे तब्दील हो जाएंगे दोहा पे हमले के बाद? देखिए, अब्राहम अकॉर्ड की एक अच्छी बात जो मुझे समझ आई थी वो ये थी कि उसमें जो इजराइल को एक इनसिक्योरिटी थी उसको खत्म करने की कोशिश की गई थी, ताकि इजराइल को मिडिल ईस्ट का पार्ट बना दिया जाए और उसकी जो इनसिक्योरिटी है उसके जो नेबरिंग अरब कंट्रीज हैं उनसे वो खत्म हो जाए। लेकिन शायद इजराइल ने इसको मिसपर्सीव किया और वो ये समझा कि अब्राहम अकॉर्ड के जरिए उसको ये पोजीशन दी जा रही है कि वो इलाके का थानेदार बन जाए, वो मिडिल ईस्ट में अपने जो भी जारियाना अज़ाइम है उनको बेदरेग उनको जारी रखे और उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये सारे अरब मुमालिक तो इसको तस्लीम कर लेंगे और फिर जाहिर बात है कि क्योंकि मिलिट्री कैपेबिलिटी इजराइल की ज्यादा है, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी उसकी ज्यादा है, तो उसको एक ऑटोमेटिकली एक एज मिल जाएगा इस खत्ते में। तो ये इजराइल की प्रॉब्ली परसेप्शन थी जिसकी वजह से उसने ये सारे कारहाय नुमाया अंजाम दिए, जो कि कारहाय नुमाया तो नहीं कहने चाहिए हमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे गलत काम उसने किए हैं इस पर मिसपरसेप्शन की बेस पे। अब जो ममालिक जाहिर बात है कि उसको स्पेस देना चाहते थे, देने के लिए तैयार थे और मिडिल ईस्ट का पार्ट बनाना चाहते थे, वो जाहिर बात है कि ये सोचेंगे कि अगर ये सब करने से पहले इजराइल ने अपने आप को थानेदार समझ लिया है तो ये करने के बाद तो इजराइल का राज हो जाएगा और वो जो ग्रेटर इजराइल का एक मंसूबा है वो अमली जामा पहनने लगेगा। तो मैं यकीनन ये जो अरब स्टेट्स हैं मिडिल ईस्ट की, इनके पास ये लेवरेज है अभी कि वो अब्राहम अकॉर्ड को ना माने और वो इजराइल को बाज रखने के लिए अपनी ये शर्त लगा सकते हैं। अच्छा जिलानी साहब, सर आप क्या राय रखते हैं ये जो हालिया मुआहिदा हमारा सऊदी अरब के साथ हुआ है, बज़ाहिर तो ये इजराइल के खिलाफ है क्योंकि इजराइल से ही खतरा हो सकता है इब्तदाई तौर पे अगर इस मंजरनामे पे मशरिक़ वस्ता को देखा जाए, तो इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं और इसमें मजीद कौन से ममालिक शामिल होने के इम्कानात हम रोशन रख सकते हैं? जी, एक तो मैं ये जो से अब्राहम अकॉर्ड की जो आपने बात की थी उस सिलसिले में मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा सा मुख्तसरन। जी। वो ये है कि अब्राहम अकॉर्ड जब किया था ये 2013 ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के ज़माने में हुआ था, उनके पिछले दौरे इक़्तिदार में 2016-17 में ये नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी और उस वक्त उनका यह ख्याल था कि बहुत सारे अरब ममालिक जो से हैं इसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन जो उसके बाद पिछले 2 साल से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें मैं समझता हूँ कि अब्राहम अकॉर्ड तो बिल्कुल ही आई थिंक उसको कंप्लीटली अंडरमाइन हो गया हुआ है और उसको अब जो अगर इसराइल ने ये समझा है कि उनके इक़दामात की वजह से उनकी कोई सिक्योरिटी में इजाफा होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो उनकी अंदाजे बिल्कुल ही गलत साबित हुए। अब हिसाब ये है कि पूरी दुनिया में जिस किस्म की नफरत है ख़ास तौर पे अरब ममालिक में, तो कोई भी अब्राहम अकॉर्ड के करीब भी नहीं जाएगा और वो जो उनके एक नेगोशिएशन चल रही थी वो भी कंप्लीटली जो मैं समझता हूँ कि अंडरमाइन हो चुकी हुई है। सही। आपने ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के जो दिफाई जो मुआहिदा हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इस तरीके से है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान बहुत ही मजबूत देरीना ताल्लुकात हैं और 1960 से मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे हमारे उनके साथ दिफाई मुआहदे भी थे और आपको याद होगा कि 1980s के अंदर पाकिस्तान के वहाँ पर कोई 15-20 हज़ार ट्रुप्स भी सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय थे और उनका मकसद भी ये था कि न सिर्फ सऊदी अरेबिया को जो बैरूनी उस वक्त खतरात थे उनका सामना करने के लिए सऊदी भाइयों के साथ वो खड़े हों। अब इस सिलसिले में मैं एक चीज़ ज़रूर बात कहूँगा कि ये जो पार्टनरशिप डेवलप हुई है, मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया में 2 ममालिक ऐसे थे जिनकी हमारी बहुत ही मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, उसमें एक तो
चाइना है और दूसरा सऊदी अरेबिया। जी। अब सऊदी अरेबिया के साथ जो पार्टनरशिप मैं जिसका जिक्र कर रहा था कि बहुत पुरानी है, उसकी सेवरल लेयर्स हैं, और लेयर्स में मैं समझता हूँ कि उसमें दिफाई ताल्लुकात भी हैं, मुआशी ताल्लुकात भी हैं। और मैं भी सऊदी अरेबिया में पोस्टेड रहा हूँ 80s के अंदर। जी जी। और मुझे मालूम है कि उस वक्त वहाँ के उनके जितने भी एडवाइजर थे, इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उनके जो गवर्नर थे, उनके जो सेंट्रल बैंक के, वो भी एक पाकिस्तानी थे। तो पाकिस्तान ने बहुत कंट्रीब्यूट किया वहाँ की एजुकेशन में, वहाँ की मुआशी तरक्की में भी, और दिफाई सलाहियत भी बढ़ाने के लिए। जी जी जी। और अभी भी पाकिस्तान के कोई तकरीबन 1500 से और 3000 के करीब वहाँ पर मिलिट्री एडवाइजर्स सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, जो कि ट्रेनिंग में हैं, उनकी एडवाइजरी कैपेसिटी में वहाँ पे उनका एक बहुत ही अहम रोल है। तो ये जो सा अग्रीमेंट साइन हुआ है, मैं समझता हूँ कि वो जो हमारी काफी अरसे से उनके साथ एक पार्टनरशिप जारी थी, ये उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करता है। यानी इंस्टीट्यूशनलाइज करता है, क्योंकि बॉन्डिंग हमारी उनके साथ जो माजी की थी उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, का नतीजा जो है ये बेहतर निकलेगा। बहुत शुक्रिया जलील अब्बास जैलानी साहब और एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इसी पाक सऊदी माहिदे के बारे में बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा शेरा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला हालिया दिफाई माहिदा खित्ते की सियासत में गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। इस माहिदे की सबसे नुमाया शिक ये है कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला होगा तो उसे दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये पहलू इस मुआहिदे को नेटो के इज्तिमाई दिफा के उसूल के करीब ले आता है। अगरचे पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर इस मुआहिदे को नेटो तर्ज के इत्तेहाद से तशबीह देने से गुरेज किया है, लेकिन माहिरीन इसके असरात को उसी समत बढ़ता हुआ देख रहे हैं। बरतानवी नशरियाती इदारा BBC जरीदा द इकोनॉमिस्ट का हवाला देते हुए ये लिखता है कि खलीजी रियासतें अब ना सिर्फ इस बात की जमानत मांग रही हैं कि इजराइल, कतर या किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं दोहराएगा, बल्कि ये अब उससे भी ज्यादा काबिल एतमाद और तवील मुद्दती सलामती की जमानतें मांग रही हैं। इस पूरे मंजरनामे में मुबस्सरीन का ख्याल ये है कि नया मुआहिदा ताकत के इलाकाई तवाजुन में एक बड़ी तब्दीली का आगाज कर सकता है और ये इजराइल के स्ट्रेटेजिक अहदाफ को भी मुतासिर कर सकता है। पाकिस्तानी सियासी क़यादत ने इस मुआहिदे का खैर मकदम किया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सलामती के तनाजुर में ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। उनका क्या कहना था वो जरा मुलाहिजा करें। जिस तरीके से ये डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, जिस तरीके से हमने हाल ही में ये भारत के साथ मुकाबला करके जंग जीता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि ये डिफेंस पैक्ट जहाँ तय हुआ है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है, और अगर सऊदी अरेबिया में हमला होगा तो हम ऐसे इस नज़र से देखेंगे कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान के अंदर इस मुआहिदे को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया जा रहा है। मुबस्सरीन का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान हम आहंगी ने इस मुआहिदे की राह हमवार की। माजी में सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात अक्सर खारजा पॉलिसी के फैसलों को मुतासिर करते रहे हैं, मगर इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। हालिया पाक भारत जंग में भी ये हम आहंगी नजर आई जब सियासी और अस्करी क़यादत ने सिफारती, अस्करी और सियासी सतह पर गैर मामूली इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। इस इत्तेहाद का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने में कामयाब हुआ और जंग के इख्तिताम को एक काबिल जिक्र कामयाबी करार दिया। अब देखना यह है कि इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात क्या पड़ेंगे, पाकिस्तान में सियासी पंडित इसके ऊपर क्या आरा रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नैयर हुसैन साहब हमें ज्वाइन किया। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, ये जो मुआहिदा है 8 दहाइयों के ताल्लुकात और फिर जनरल जिया के दौर में होने वाला मुआहिदा, उसके बाद इस मुआहिदे में क्या फ़र्क है? अभी मौजूदा मंजरनामे में क्या हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में उस नहज तक पहुंच चुका है जिस नहज में माजी में हम कभी भी नहीं थे? जी बिल्कुल, ये जो मुआहिदा है इसका रीजन पे बड़ा इम्पैक्ट है और इंटरनेशनली भी इसका इम्पैक्ट होगा। और इस पर आपने ये सवाल कहा कि जी जो पहले हमारे एग्रीमेंट्स थे या पैक्ट्स थे सऊदी अरब, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? जी, तो माजी में भी पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस वो उधर डिप्यूट रहे, स्टेशन रहे सऊदी अरेबिया में, और ये 70s ऑनवर्ड और इवन 80s ऑल्सो हमारे ट्रुप्स वहाँ पे रहे उनके दिफा के लिए, सऊदी अरब के दिफा के लिए, हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए। लेकिन डिफरेंस अभी यह है कि, और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान और सऊदीया का, बल्कि किसी
इस्लामी ममालिक अपार्ट फ्राम नेटो ये ऐसा मुआहदा है कि दोनों मुल्कों ने किसी भी मुल्क पे जो हमला हो वो दूसरे मुल्क पे हमला तस्वर होगा। तो ये एक नई इनोवेशन भी है और ये नया क्लॉज भी है इस एग्रीमेंट में। और ये सूरत हाल इसलिए कि अभी रिसेंटली जो कतर पे इसराइल ने अटैक किया दोहा पे, उससे एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए मिडल ईस्ट के ममालिक और मुस्लिम ममालिक, क्योंकि अब वो किसी और पे डिपेंड नहीं कर सकते कि उनकी सिक्योरिटी को उनको फैसिलिटेट करेगा और उनकी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा। अब कतर में यूएस का एक बड़ा वहाँ पे अड्डा भी है और वहाँ पे उनका प्रेजेंस भी है। इसके बावजूद इसराइल ने दोहा पे अटैक किया और वो हमास के लोगों को शहीद करने का दावा किया। तो इसलिए अब वो ये स्मॉलर स्टेट्स थी जो आबादी के लिहाज से कम थी, वसाइल उनके बहुत थे, लेकिन वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही थी। और उस इनसिक्योरिटी से निकलने के लिए पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस सारी दुनिया में बिलखुसूस उनका किरदार सारी दुनिया को पता है, उनकी ट्रेनिंग उनकी एक्सपर्टीज सारी दुनिया को पता है। और रिसेंटली जो मई में इंसिडेंट हुआ उस पर पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस ने प्रूव किया कि उनकी बर्तरी अपने दुश्मन पे थी और वो उसको मेंटेन रखेंगे। और इसी वजह से ये एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया ने महसूस किया कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस वो आर्म फोर्सेस हैं को जो किसी भी सूरत हाल में रिटेलिएट कर सकती हैं। अच्छा बुखारी साहब, सर ये बताइए कि इस मुआहदे के फ़वाइद तो हमें होंगे, लेकिन इस पे चैलेंजेस हमें क्या हो सकते हैं? आप ये देखिए कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का एक बेहतरीन एलाय भी है, हमारे भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन अमेरिका को जब सिक्योरिटी एश्योरेंस सऊदी अरब को देना हो तो वो हर मौके पे देता है। अब वो सिक्योरिटी एश्योरेंस पाकिस्तान की मांगता है, तो क्या पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से ख़राब तो नहीं होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि जो अक़वाम आलम में रिलेशंस होते हैं वो ऑब्वियसली उस पर हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है। अभी आप रिसेंटली देखें कि हमारी बहुत ज़्यादा अच्छे तल्लुकात दोस्ती हमेशा रही, हम हमेशा चाइना पे रिलाय करते रहे और माइनिंग का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी उनके पास है। अभी अमेरिकन के साथ भी हमने मुआहदे किए हैं माइनिंग्स के। तो ये हर मुल्क के अपने मफादात की बात होती है और ऑब्वियसली अमेरिका भी अपना रिलेशंस कायम रखेगा मिडल ईस्ट में भी, और सऊदीज़ के साथ भी उनके बड़े पुराने रिलेशंस हैं। लेकिन हमारा सिक्योरिटी इशू पे एक एग्रीमेंट करना अमेरिकन इंटरेस्ट को कैसे वो नुकसान दे सकता है? सऊदीज़ में उनका जो इंटरेस्ट है उसको कैसे वो डैमेज कर सकता है वो? ठीक, तो सर फिर ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में भी पाकिस्तान कोई किरदार अदा करे? देखिए माजी में तो किया किरदार, और इवन अमेरिका और ईरान के तल्लुकात में कोई रिलेशन जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस डेवलप किए उसमें भी सऊदी अरेबिया का किरदार था। तो ये कम्युनिटी ऑफ नेशंस पे ऑब्वियसली हर कौम और हर मुल्क अपना किरदार अदा करता है। और फिर मैं समझता हूँ कि नए इत्तेहाद भी क्रिएट होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देख लें कौन से नए इत्तेहाद क्रिएट हुए। ऑल्दो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया और अमेरिका वो अलाए भी थे, लेकिन सब्सिक्वेंटली कोल्ड वॉर का सिलसिला रहा, फिर ये प्रोसेस चलता रहा, वियतनाम चलता रहा, कोरिया चलता रहा, फिर अफगानिस्तान। सो इसलिए अब वो देखें एक डायनामिक्स चेंज नज़र आते हैं। अब चाइना और रशिया और नॉर्थ कोरिया अभी जो 80 साला उन्होंने वो आज़ादी का जश्न मनाया फ्रॉम जापान चाइनीज़ ने। तो ये चेंजेस आती रहती हैं, जो हालात वक्त के हालात जो तकाजा करते हैं उसके मुताबिक अक़वाम आलम जो अपने फैसले करती हैं। अच्छा, इस मुआहिदे से जो इंडिया के अंदर उबाल उठा हुआ है, क्या इंडिया मुबालगा आराई से काम ले रहा है या हकीकत में इंडिया को परेशानी है इस मुआहिदे से? देखिए जी, इंडिया के साथ भी सऊदी अरेबिया के बड़े अच्छे ट्रेड बड़ी अच्छी थी उनके साथ जी।
एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी पॉपुलेशन है और ट्रेड के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा रिलेशंस थे, लेकिन कोई मुल्क किसी पे टोटली डिपेंडेंट नहीं होता। इंडिया तो अपनी खिफत मिटाने की कोशिश कर रहा है कि जो मैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से और पाकिस्तानी कौम से उनको जो शिकस्त का सामना पड़ा और जिस पशेमानी में वो चले गए हैं, तो उस हवाले से वो इस किस्म की मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखिए, जब आपके ट्रेड रिलेशन सऊदी के साथ थे या ईरान के साथ थे, तो पाकिस्तान तो ये भी नहीं कह सके ये कोई दुश्मनी पे उतर के आए हैं, लेकिन अब क्योंकि सऊदीज़ की ये रिक्वायरमेंट थी और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम उम्मा की ये रिक्वायरमेंट थी, पाकिस्तान का एक बड़ा रीडिंग रोल है मुस्लिम उम्मा में, तो इस पर इंडिया को परेशान होने की ज़रूरत थी। हाँ, शायद उनके रिलेशंस जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उन पर उनको कोई ज़द पड़ती हो तो उसके हवाले से बात करें। डिफेंस के हवाले से तो पाकिस्तान एब्सोल्युटली नो कंप्रोमाइज़ ऑन डिफेंस, पाकिस्तान के डिफेंस पे हम कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और ये एक बड़ा अच्छा एस्पेक्ट आ गया कि सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क जो बड़ा एक लीडिंग कंट्री है मिडल ईस्ट का और जिसके पास बहुत रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सफुल कंट्री है, अगर वो और पाकिस्तान एक पैक्ट करते हैं कि किसी मुल्क पे भी आपस में जो किसी भी को हमलावर करेगा तो उसके दूसरा मुल्क अपने पे हमला तस्वर करेगा, तो मैं समझता हूँ बड़ी स्ट्रॉन्ग पैक्ट जो है ये एक बड़ा मजबूत मुआहिदा है। और भारत अगर किसी परेशानी का इजहार कर रहा है तो बज़ाहिर वो अपनी खिफ़त मिटाने के लिए कर रहा है। सैयद नैयर हसन बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी मुआहिदे के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामा पाकिस्तान सऊदी अरब का रिलेशन और उस पर होने वाली गुफ्तगू, जिस पे यूरोप से उठने वाली आवाज़ें, फिर हमसाया ममालिक से उठने वाली आवाज़ें, फिर मुल्क के अंदर से उठने वाली आवाज़ें, इन तमाम आवाज़ों का इहाता करेंगे। किस हद तक मुस्बत हैं, किस हद तक मनफी हैं, या किस हद तक तशवीशनाक हैं, या किस हद तक आगे बढ़ने की तगदो है, इसी बारे में बात करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान मुर्तज़ा साहब, अगर देखा जाए इस पूरे मंजरनामे में, सबसे पहले तो आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान का ये जो होने वाला डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरब के साथ, ये पाकिस्तान को किस समत को लेके जाएगा, पाकिस्तान के दिफा को किस हद तक मजबूत करेगा और मुआशी मंजरनामे में क्या बेहतरी आएगी? देखिए, इस पे कल क्या होगा इसके बारे में तो कहना मुश्किल है, उसके फ़ायदे और नुकसान, मगर ये एक इस्लामी मुल्क और स्पेशली वो इस्लामी मुल्क जो हर अच्छे और बुरे वक्त में हमारे काम आता रहा है और जो हरमैन शरीफ के हवाले से हमारे लिए मोहतरम और मुतबर्रक और मुकद्दस है, उसके साथ किसी किस्म का भी कोई एग्रीमेंट हो, हम उसको जो है उसको अप्रिशिएट करते हैं। बतौर जमात जो है, मौलाना का कल स्टेटमेंट भी शायद परसों भी आ गया था जी, तो मौलाना ने भी इसको जो है वो अच्छे अल्फाज में इसको याद किया। हमारी अपनी पॉलिसी यही है कि तमाम इस्लामी ममालिक के साथ हमारे जो है दिफाई माशी माहदे होने चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव कि उसका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तो नुकसान की बात आप इस तरह से शायद की जा सकती है या बाज़ लोग करें कि कल कोई लड़ाई हो जाती है, कोई जंग कोई, और उसके नतीजे में जो है ना पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, तो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है और अगर इस्लाम के नाम पे किसी इस्लामी मुल्क के ऊपर कोई हमला होता है तो वो फिर हमला जो है वो दिफा हमारा फ़र्ज बन जाता है। हम तो आप सऊदी अरब की बात करते हैं, हम फ़लस्तीन की बात भी करते हैं, हम गज़ा की बात भी करते हैं, हम जहाँ पे कोई मुसलमान होगा हम उसके लिए बात करते हैं कि वो दिफा हमारा फ़र्ज बन जाता है, तो हम उसको अच्छी नज़र से और अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा कामरान साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात और सऊदी अरब के अमेरिका के साथ ताल्लुकात, गो के अमेरिका के ताल्लुकात बहुत सारे ममालिक के साथ टैरिफ के मामले के ऊपर बहुत दिगरगूं सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं, बिलखुसूस भारत के साथ। आप समझते हैं कि इस मुआहदे का असर उस तरफ भी पड़ सकता है, या फिर ये एक बायलैटरल ट्रेड है, या डिफेंस पैक्ट दो तरफा है पाकिस्तान और सऊदी अरब का, और हर मुल्क अपने हिसाब से कर सकता है और पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो दोनों अतराफ में जो है मामलात सेटल कर लेगा? इस वक्त तो बज़ाहिर ये दो मुल्कों के दरमियान है और इसका अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा।
ये अलबत्ता कहा जा रहा है कि इसमें कुछ और मुल्क जो कि इस्लामी है वो शामिल होना चाह रहे हैं या इस्लामी मुल्क शामिल हो जाएंगे। उसमें 2-3 मुल्कों का नाम लिया जा रहा है और शायद आपके इल्म में भी होगा उन 2-3 मुल्कों का नाम। तो अगर तो बात इस्लाम की है, इस्लामी मुल्कों की है, उनके दिफा की है, किसी गैर मुस्लिम मुल्क के खिलाफ है वो तो दिफा करना जो है वो हमारे फ़राइज़ में शामिल है। उसमें चाहे नुकसान होता है चाहे फ़ायदा होता है, उसमें माशियत जो है ना वो कोई ख़ास बात, कोई ख़ास हैसियत नहीं रखती। तो उसमें मुमकिन तौर पे लोग इसमें माशी फ़ायदा देखते होंगे कि सऊदीया से तेल के हवाले से या कर्ज़ों के हवाले से, मगर जो है ना हमारी जमात का जो मौक़िफ़ है कि वो इसमें जो है वो मईशत जो है वो कोई हैसियत नहीं रखती। हमको मुसलमान मुल्कों का दिफा करना है और पाकिस्तान अगर इस्लाम के नाम पे बना है और यकीनन बना है तो फिर उसको जो है वो सफ़े अव्वल में होना है। कहीं पे भी इस्लाम की बात आ जाएगी या किसी इस्लामी मुल्क की बात आएगी। तो सर, मगरिब से उठने वाली आवाज़ों के बारे में आप क्या राय रखते हैं, जहाँ पे ये मनाया जा रहा है, बैनुल अक़वामी जरीदे ये लिख रहे हैं कि सऊदी अरब ने अमेरिका को जो तलाक दे दी है, अब इसके ऊपर क्या ये तशवीश उनकी काबिल गौर है, सच्चाई के करीब तर है या मुबालगा आ रही? ऐसा है कि अमेरिका के वो की कमज़ोर हो रहा है रोज़ बरोज़, मगर शायद अभी तक ये हमारी खुशफहमी होगी कि हम उनको कहें कि हम उनको तलाक दे गए और हम उनसे जो है ना परे हट गए। नहीं सर, मैं शायद समझाने में नाकाम रहा हूँ। बात पाकिस्तान की नहीं हो रही, बात सऊदी अरब के बारे में की जा रही है। उनकी बात भी कर रहा हूँ, उनकी बात भी कर। हाँ, उसमें उनके लिए भी शायद जो है ना वो एकदम जो है ना सब कुछ जो है ना कोई राब्ते मुनक़ता करना कोई रिमोट नहीं है कि वो उसका बटन दबाएंगे और वो बटन जो है वो ऑफ हो जाएगा, बल्कि ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा। और अगर हम इस तरह से 10-20 सालों में अगली अपने पाँव पे खड़े हो जाए, मैं सऊदी की बात ही कर रहा हूँ, और दिफा जो है वो अपने उनका पाँव पे खड़ा हो जाए और वो इलाके में एक मजबूत फौजी किरदार अदा कर सके, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। नबी ने भी अपनी ज़िंदगी में अपने वक्त के तमाम हथियार जो है उनके पास मौजूद होते थे। घर में अगर रात का खाना मौजूद होता था या नहीं होता था, मगर लड़ने के लिए हर चीज़ जो है, लड़ाई के लिए हर चीज़ उनके पास मौजूद हुआ करती थी और उसके लिए तैयारी भी मुकम्मल हुआ करती थी। तो यही जो है ना नबी की सुन्नत चूँकि है, हमको भी इसी पे अमल करना है। अच्छा सर, जिस तरह बात हो रही है कि कुछ और ममालिक भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, फ़र्ज़ कर लें कि अगर ईरान भी क्योंकि मुतासरा तो है इसराइल से और इसराइल के मंजरनामे के ऊपर ही सऊदी अरब के साथ हमारा ये डिफेंस पैक्ट हुआ, अगर वो इसके अंदर शामिल होता है तो फिर इसकी हैयत किस हद तक तब्दील होगी या इसमें कॉन्सिक्वेंसेस किस तरीके के देखने को मिलेंगे? अगर वो भी इसमें शामिल होते हैं, देखिए इस्लाम में एक बड़ा नुकसान जो है वो हमें फ़रोई इख्तिलाफ़ात ने दिया है। और कभी भी जब हम इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं तो हमें ताना आगे से ये मिलता है कि कौन सा इस्लाम। तो इसमें अगर हम इन फ़रोई इख्तिलाफ़ात से बचते हुए हम आगे बढ़ पाएँ, सब मुसलमान हैं और आगे बढ़ पाएँ और इकट्ठे हमारे दरमियान कोई ऐसा इत्तेहाद हो, तो नतीजा जो है ये कोई हमको जो है वो एक छोटा सा मुल्क बैठ के जो है वो आंखें नहीं दिखा पाएगा। वो जितने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर चुका है, हमारे भाई हैं, वो सिर्फ फ़लस्तीनी नहीं है, वो हमारे मुसलमान भाई हैं। और जिस तरह से उनको कत्लेआम हुआ है, तो फिर ये कत्लेआम जो है ना वो शायद मुसलमानों का रुक जाएगा। उसमें फ़रोई इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करना ज़रूरी है और अगर ईरान उसमें आता है, स्टेप इन करता है, तो जमीयत उलमा इस्लाम उसको भी वेलकम करेगी। अच्छा सर, उन लोगों के लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? सियासी इख्तिलाफ़ात होते हैं, नज़रियाती इख्तिलाफ़ात भी होते हैं, लेकिन इन नज़रियाती इख्तिलाफ़ात की बुनियाद के ऊपर इस दिफाई मुआहदे को और नाम दिए जाते रहें या किसी की ख्वाहिश ये हो कि जिसके साथ मुआहदा हुआ है ये शख्स नहीं होना चाहिए था, फ़लाँ शख्स होता, तो क्या इस तरह की सियासत इस मौके के ऊपर सूट कर सकती? ऐसा है कि इस गवर्नमेंट से हम भी इख्तिलाफ करते हैं, JUI भी इख्तिलाफ करती है, मगर अगर अल्लाह पाक किसी से कोई अच्छा काम ले लें और किसी के ज़माने में कोई अच्छा काम हो जाए तो उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। उसमें अगर मौजूदा रजीम के दरमियान ज़माने में, मौजूदा स्टैब्लिशमेंट के ज़माने में, मौजूदा हुकूमत के ज़माने में एक अच्छी बात हुई है तो उसको अच्छा कहना चाहिए। हमारे सियासी इख्तिलाफात एक तरफ, उससे कतई नज़र हो के
हमको पाकिस्तान के लिए, हमको इस्लाम के लिए आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के लिए और इस्लाम के लिए आगे बढ़ना है, वो काम हमारे हाथों नहीं हुआ तो किसी और के होना बेहतरी के लिए चाहिए। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।